नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज राजस्थान का भूगोल और भूगोल में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के उद्योग। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, शानदार टॉपिक। राजस्थान के उद्योग। उद्योग सीधी सी बात है। अब उद्योग से संबंधित इतने सारे फैक्ट आते हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाता है कि आखिर साला ये उद्योग है क्या। उद्योग सीधी सी बात है। पहली बात तो ध्यान रखना वो होता है उद्योग के उद्योग जिससे हमें कुछ न कुछ आय प्राप्त हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले मेन चीज जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो जैसे नीतियों से संबंधित आते हैं। तो क्या राजस्थान में औद्योगिक नीति आई है? बिल्कुल आई है। राजस्थान में अभी तक उद्योगों की नीतियां 5 आ चुकी है। पहली पूछ ली जाती है, नवीनतम पूछ ली जाती है। अभी वर्तमान में अभी पता नहीं भी 2022 के लास्ट में या 23 के तक आ गई है तो उस चीज का पता नहीं, लेकिन पांचवी जब 2019 में आई थी तब तक का हमें पता है। हम 5 औद्योगिक नीतियों को पढ़ेंगे। उद्योग स्टार्ट करने से पहले हम उद्योगों के बारे में जानते हैं कि उद्योगों की नीतियां कैसे आई थी, उनमें क्या उद्देश्य था उनका, भाई कब आई, किसके समय में आई, किस सन में आई, उनका उद्देश्य क्या था। पहले वो चीज जाननी जरूरी है जो सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। हमारा उद्देश्य वही है। चलो शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उद्योग हम पढ़ते हैं। उद्योग में सबसे पहले आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्या औद्योगिक नीति आई है। जी बिल्कुल। तो लिखो सबसे पहले राजस्थान की औद्योगिक नीति की शुरुआत यहीं से करेंगे। राजस्थान की औद्योगिक नीति। राजस्थान में जो औद्योगिक नीतियां आई है वो कौन कौन सी आई है। अभी जैसे बात करें नीति कब आई, कैसे आई, ठीक है। सन की बात करें, सन हो जाएगा। और इसका क्या उद्देश्य था, भाई इसका उद्देश्य भी तो हमें पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। ध्यान रखो। तो पहले सबसे पहले हम औद्योगिक नीतियां पढ़ते हैं कि औद्योगिक नीतियां कब आई थी। तो सबसे पहले लिखो 1 नंबर, प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम कब आई? प्रथम औद्योगिक नीति आती है 24 जून 1978 को आई थी। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत जी। उनका उद्देश्य क्या था ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम औद्योगिक नीति कब आती है? 24 जून 1978 को आई थी। किसके समय में आती है? भैरव सिंह शेखावत। सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम औद्योगिक नीति किस मुख्यमंत्री के समय में आई थी। तो हमें ध्यान रखना है भैरव सिंह शेखावत के समय में प्रथम औद्योगिक नीति आती है। खादी ग्रामोत्थान, हथकरंगा, हस्तशिल्प इसका उद्देश्य था। यानी खादी ग्रामोत्थान को बढ़ावा देना, उसके अलावा हस्तशिल्प, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना आई तो थी लेकिन इसमें हस्तशिल्प का कार्य नहीं हुआ था। जब हमने क्लासेस करते हुए पढ़ा था ना, हस्तशिल्प के लिए ये औद्योगिक नीति आती तो है लेकिन इसका पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ था, कार्य नहीं हुआ था। इसमें किसी प्रकार से हस्तशिल्प को बढ़ावा नहीं दिया गया था लेकिन इसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य पूछा जाए तो खादी ग्रामोत्थान, इसका उद्देश्य था खादी ग्रामोत्थान उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामोत्थान उद्योगों को क्या देना, उद्योगों को बढ़ावा देना। उसके अलावा हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर क्या करना, हस्तशिल्प क्षेत्र में बढ़ावा देना। हस्तशिल्प क्षेत्र में इसको क्या करना, क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये इसका पहले का क्या था, बढ़ावा देना। ये इस प्रथम औद्योगिक नीति का दोस्तों क्या था, उद्देश्य था। ठीक है। हथकरंगा, हस्तशिल्प, खादी, ग्रामोत्थान उद्योग इन सभी को क्या देना, बढ़ावा देना। ग्रामोत्थान ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग क्यों, गांवों में उद्योग, ग्रामोद्योग। तो ग्रामोद्योग हो गया यानी गांव के अंदर उद्योग, हथकरंगा, इस क्षेत्र में क्या देना, बढ़ावा देना। ध्यान रखना प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत के समय में आई थी। दूसरी बात करें कि भाई दूसरी औद्योगिक नीति, दूसरी नीति, भाई दूसरी नीति कब आती है? तो दूसरी नीति आती है 1991 में। कब आई थी? 1991 में आई थी। इसमें किसको बढ़ावा दिया गया था? इसमें दिया गया था कृषि व खनिज को बढ़ावा दिया गया था। कृषि व खनिज को बढ़ावा दिया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति आती है 1991 में। इसमें कृषि और खनिज यानी खनन, कृषि को बढ़ावा देना और खनिज, खनिज मतलब खनन को बढ़ावा देना। जो खनिज हमें प्राप्त हो रहा है उस क्षेत्र में क्या करना, बढ़ावा देना। तीसरी आती है दूसरी के 3 जोड़ दो, 1991 में 3 जोड़ोगे तीसरी आ जाएगी। तीसरी नीति की बात करिए अपने, तीसरी नीति तो याद रखो जैसे दूसरी आ गई 1991 में लेकिन तीसरी, तीसरी 1994। 4 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो 91 में 3 जोड़ेंगे 94 हो जाएंगे। तो तीसरी आती है, ध्यान रखना 15 जून 1994। तारीख पूछी जाए तो 15 जून हो जाएगी, 15 जून 1994। 15 जून
1994। भाई इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था तीसरी का कि सार्वजनिक व निजी उद्योग थे उनको क्या देना? बढ़ावा देना। अब आगे पढ़ेंगे अपने सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, है ना। तो सार्वजनिक व निजी उद्योगों को क्या देना? सार्वजनिक व निजी उद्योगों को बढ़ावा देना। निजी उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इस तीसरी का क्या था? उद्देश्य था। ध्यान रख लेना, तीसरी औद्योगिक नीति का। बात करें चौथी, यानी चौथी नीति कब आई थी? चौथी नीति, चौथी औद्योगिक नीति देखो, अब का 4 जोड़िया 94, 94 में 4 और जोड़ दियो 98, तो 4 जून 1998, 98 को आई थी चौथी औद्योगिक नीति, जिसमें उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विनिवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। औद्योगिक विनिवेश को बढ़ावा देना, विनिवेश को बढ़ावा देना। भाई उद्योगों के अंदर निवेश कर उसको क्या देना? बढ़ावा देना। ये इसका क्या था? चौथी का उद्देश्य। देखो कैसे याद रखनी है अपने को। पहली 78 में तो ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी 91 में आई, 91 में 3 जोड़ो 94 में आ जाएगी। तीसरी 94 में 4 जोड़ो 98, चौथी आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रख लियो। है 4 औद्योगिक नीतियां। नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो है पांचवी औद्योगिक नीति आती है 19 दिसंबर 2019 को। 19 दिसंबर 2019 को पांचवी औद्योगिक नीति आई थी, जिसमें क्या था कि भाई पर्यावरण के अनुकूल, यानी पर्यावरण को भी तो बचाना है, रोजगार भी देना है, और उसके अलावा संतुलित व सतत विकास करना, ये उसका पांचवी का उद्देश्य था। तो लिखेंगे अपने नेक्स्ट, पांचवी औद्योगिक नीति। पांचवी नीति कब आती है? 19 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को बचाना, यानी पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अगर भाई उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो भाई देखो प्रदूषण भी तो होता है उद्योगों से। नदियां, वो हम पढ़ते थे ना बचपन में कि भाई नदियां का जल भाई गंदा हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि औद्योगिकों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो भाई अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो इन्होंने कहा बोले पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए हमारी ये नीति। किसके अनुकूल होनी चाहिए? इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल, प्रमुख रूप से ये होनी चाहिए। दूसरी बात, रोजगार होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजगार भी तो मिलना चाहिए सभी को। अब सारा कार्य उद्योगों से, मशीनों से होने लग गया तो भाई रोजगार कैसे मिलेगा? तो रोजगार परक भी नीति थी ये। और उसके अलावा संतुलित व सतत विकास, सभी का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ये पांचवी औद्योगिक नीति का क्या था? उद्देश्य था। अब देखो ये तो हो गई 5 की 5 औद्योगिक नीतियां। अब आगे देखते हैं भाई उद्योगों के लिए और कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित होती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये 5 की 5 आपको ध्यान रखनी है। 5 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है। अब औद्योगिक विकास की संस्थाएं भी तो है राजस्थान में। कब किसकी स्थापना की गई थी, तो वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई औद्योगिक विकास की जो संस्थाएं हैं वो क्या क्या कार्य कर रही है। तो 5 तो औद्योगिक नीति होगी। अब देखो औद्योगिक विकास की संस्थाएं, औद्योगिक विकास की संस्थाएं। भाई औद्योगिक विकास की संस्थाएं कौन कौन सी है? औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं जिनमें उद्योगों को क्या देना है? बढ़ावा देना। जिनका उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देना। तो औद्योगिक विकास की राजस्थान में वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य उद्योगों को क्या देना? इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इनका उद्योगों को देना बढ़ावा, उद्योगों को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, ये इनका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य हो गया। अब देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, खादी एवं ग्रामोत्थान विकास निगम की स्थापना 1955 में की जाती है, और कहां पर की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों का बढ़ावा देना। तो उनसे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिससे हमें उद्योगों को बढ़ावा मिले, उन संस्थाओं का मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं खादी एवं ग्रामोत्थान विकास निगम। खादी एवं ग्रामोत्थान विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना की जाती है 1955 में की जाती है। अप्रैल 1955 में की गई थी।
इसका जो स्थापना की कहां पर की गई थी, तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहां पर की जाती है, जयपुर में। तो आपसे पूछा जा सकता है खाद्य एवं ग्रामोत्थान विकास निगम की स्थापना कहां पर की गई, जयपुर में की गई। कब की गई, 1955 में की गई थी, अप्रैल 1955। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, एक और है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। भाई इसकी स्थापना कब की गई, कहां पर इसका मुख्यालय है, ये भी तो हमें ध्यान रखना। लगभग मुख्यालय आपको जयपुर में मिलेंगे। इसकी जो स्थापना की जाती है वो मार्च 1984 में की गई थी, जयपुर में। स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना मार्च के महीने में की जाती है, मार्च 1984 में की गई थी। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कहां पर की गई थी इसकी स्थापना, तो ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में की गई थी। तो यानी औद्योगिक विकास की कुछ संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो पहले ध्यान रखनी है, खाद्य एवं ग्रामोत्थान विकास निगम, स्थापना अप्रैल 1955 में, मुख्यालय जयपुर में। ठीक है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, स्थापना 1984 में, और मुख्यालय इसका कहां पर है, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों बातें ध्यान रखनी है। अभी तक जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, वो लिखा रहा हूं, वो महत्वपूर्ण बातें लिखा रहा हूं। आगे तो हमें नॉर्मल बातें पढ़नी है, लेकिन वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है, तो फटाफट से नोट कीजिएगा। एक और बताता हूं, फिर उसके बाद रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण क्या है, उसकी स्थापना कब की जाती है, ये हम पढ़ते हैं। लिखो भाई। नेक्स्ट देखते हैं रूडा। रूडा की स्थापना कैसे की गई थी, रूडा। रूडा क्या है, ग्रामीण गैर कृषि, गैर कृषि को मतलब समझ, यानी कृषि के अलावा, यानी कृषि के अलावा विकास अभिकरण, विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी, देखो इसका भी उद्देश्य क्या है कि गांवों में उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि के अलावा और उद्योग है उनको बढ़ावा देना, यानी गैर कृषि, कृषि को छोड़कर अन्य जो छोटे मोटे उद्योग है गांवों के अंदर, उस गांव में उसका बढ़ावा देना। इसकी स्थापना पूछी जाए तो नवंबर में की गई थी, नवंबर 1995 में की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य पूछा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों को क्या देना, बढ़ावा देना, या कृषि के अलावा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। ध्यान रखना, बढ़ावा देना। ये प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना। रूडा के बारे में याद रखना पड़ेगा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने वाली ये संस्था है रूडा। रूडा के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि रूडा जो स्थापना की नहीं लिखवाई ना, कहां पर की गई थी, तो जयपुर में की गई थी। ठीक है, तो पूछा जाता है रूडा के बारे में, तो ध्यान रख लेना। ठीक है ना, जो एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, कृषि आधारित उद्योगों को क्या देती है, बढ़ावा देने वाली एक संस्था है रूडा। बहुत बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कि भाई इसकी स्थापना कब की गई, क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये आपको पहले थोड़ी बातें मैंने आपको बताई है। औद्योगिक नीति याद रखनी पड़ेगी आपको, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं याद रखनी पड़ेगी आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं उद्योग क्या होता है। भाई अब राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे, लेकिन उद्योगों से संबंधित कुछ फैक्ट थे वो पहले अपने पढ़ने जरूरी थे, तो वो हमने पढ़े। तो ये तीन तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन सी है। एक तो रूडा याद रखना पड़ेगा, उसके अलावा खाद्य एवं ग्रामोत्थान विकास निगम जिसकी स्थापना अप्रैल 1955 जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई थी जयपुर के अंदर। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, गाँव के उद्योग को बढ़ावा देना, खाद्य एवं ग्रामोत्थान उद्योग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, रूडा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है रूडा, जिसकी स्थापना 1995 में जयपुर में की गई थी। ठीक है, अब डालते हैं हेडिंग राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग, उद्योग से पहले हमें थोड़ी सी बात बता देता हूं, उद्योग की परिभाषा क्या होती है। तो अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रिया, जैसे किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया जैसे हमें रुपए यानी आमदनी मुद्रा की क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, उसको उद्योग कहते हैं।
उद्योग की परिभाषा अब आपसे पूछी जाए तो आजीविका यापन हेतु या जीवन यापन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रिया, जिसके अंदर हमारा जीवन के अंदर हमें रुपए मिले, जिससे हमारा भी विकास हो सके, एक प्रकार से उद्योग होता है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसके उद्योग की परिभाषा अगर आपसे जाननी लिखनी पड़े तो उद्योग क्या होता है, आजीविका यापन हेतु आर्थिक क्रिया जिससे मुद्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नहीं जो बंद तो नहीं हुआ ना, देखना रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई चल रही। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या होता है, विनिमय होता है। क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो आजीविका यापन हेतु आर्थिक क्रिया जिससे मुद्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, हमारा विनिमय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्योग। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, ये उद्योग की आपने परिभाषा देख ली। उद्योगों के प्रकार भी होते हैं क्या, जी बिल्कुल होते हैं। उद्योगों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मैं बात करूं कृषि आधारित उद्योग, प्रश्न बहुत बार आता है, रासायनिक उद्योग, यानी अपने जो केमिकल उद्योग, अलग अलग उद्योग होते हैं। प्रश्न यहां से जो अब मैं लिखवाने वाला हूं वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है नॉर्मल एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्योगों के प्रकार में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितनी होती है। सबसे पहले देखते हैं उद्योगों के प्रकार, सबसे आगे हेडिंग डालना उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के प्रकार। देखो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के प्रकार, यानी कि जक्का उद्योग कच्चे माल के ऊपर निर्भर हो, कच्चो माल किया जिया, जैसे अपने कहते हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, रासायनिक उद्योग या अन्य उद्योग, यानी ये उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, जहां से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। इसमें हमें कच्चा माल है वो कहां से प्राप्त होगा, जैसे कृषि आधारित उद्योग की बात करूं, जैसे चीनी उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि खेती करेंगे गन्ना की तभी तो चीनी उद्योग विकसित होगा। सूती वस्त्र उद्योग, खेती करेंगे कपास की ऋण खेती करेंगे तभी तो होगा। मैं बात करूं जब तक अपने मान लो खनिज नहीं निकलेगा तो खनिज आधारित उद्योग का विकास होगा। जैसे सीमेंट उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट का विकास तभी होगा ना जब हम सीमेंट हमारे पास में खनिज निकलेगा, बढ़िया प्रकार का सिलिका जो भी है, जो चूना पत्थर है वो निकलेगा, उत्तम किस्म का चूना पत्थर, तभी तो सीमेंट का विकास होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो सीमेंट का विकास तभी होगा जब हमें खनिज ढंग का मिलेगा, चूना पत्थर ढंग का मिलेगा, यानी वो होता है कच्चा माल, हम कहां से प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद हम लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद हम लिखेंगे रासायनिक आधारित उद्योग, उसके बाद लिखेंगे अन्य उद्योग, यानी इनमें हमें कच्चा माल कहां से प्राप्त से होता है, यानी कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया या अन्य उद्योग, यानी कच्चा माल हमें कहां से प्राप्त होगा। तो ये होते हैं उद्योगों के प्रकार है भाई।
कृषि आधारित उद्योग अलग प्रकार के हैं, खनिज आधारित उद्योग अलग प्रकार के, रासायनिक उद्योग अलग है, अन्य उद्योगों के अलग है, अपने अलग अलग पढ़ेंगे। बाकी जब खनिज आधारित, खनिज कहां से प्राप्त होता है तो वो तो अपने कब पढ़ेंगे, वो तो अपने तब पढ़ेंगे जब खनिज वाला टॉपिक अपने क्लियर करेंगे आगे, उसमें समझ में आ जाएगा खनिज कहां कहां से प्राप्त होता है। लेकिन खनिज आधारित उद्योग कहां कहां पर स्थापित हो चुके हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न छप रहे हैं, वो पढ़ना जरूरी है। तो देखो अन्य उद्योग, अब देखो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, तो डालो हेडिंग कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहले हमें पढ़ना है कृषि आधारित उद्योग। एक बात सोचो आप, अब मैं यहां पर 5 नाम या 6 नाम लिखूंगा, आपसे सीधा सा एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछेगा। क्यों पूछेगा, कैसे पूछेगा, आप सोचोगे गुरुजी ऐसे कैसे लिखा रहे, वे उद्योग जिससे कच्चा माल कृषि व कृषि संबंधी गतिविधियों से प्राप्त होता है वो उद्योग होते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो इसकी परिभाषा अगर आपने को लिखनी पड़े कि वे उद्योग जिससे कच्चा माल कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों पर आधारित होता है। वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी कच्चो माल कठू मिले, कृषि से मिलता है, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। ठीक है, अब कृषि आधारित उद्योग के प्रकार, भाई कृषि आधारित उद्योग के प्रकार कौन कौन से हैं ये जरूरी है जानना। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। लिखते हैं उनके प्रकार। देखो सबसे पहले लिखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है, कृषि पर। 2 नंबर लिखो अपने चीनी उद्योग। चीनी उद्योग किस पर आधारित है, कृषि पर ही तो है चीनी उद्योग। शराब उद्योग, अब देखोगा शराब भी किया है, शराब उद्योग कृषि पर किया है, अभी बता किया है शराब उद्योग कृषि के ऊपर। उसके बाद में वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति, अब तो पता चल गया नहीं, वनस्पति घी उद्योग नाम से ही पता चल रहा है कृषि पर आधारित है। लेकिन ये तो आप दिमाग से लगा लोगे सारे के सारे। शराब को आप क्या करोगे, केमिकल वाले यानी रासायनिक उद्योग है ये तो, है ना। नहीं, शराब कृषि आधारित उद्योग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि चीनी के बाद में जो बचता है उससे भी शराब बनाई जाती है। नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा है, यानी कि गन्ने से, अंगूर से शराब नहीं बनाई जाती। राजस्थान में सर्वाधिक, जैसे अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो क्योंकि अलवर में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने, इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक शराब बनाने के जो कारखाने हैं वो कहां पर है, अलवर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो मिल्क पाउडर उद्योग, 5 नंबर लिखेंगे मिल्क पाउडर उद्योग। एक उद्योग है जो अभी राजस्थान में विकसित नहीं हुआ है अभी तक। जैसे मैं बात करूं बायोडीजल उद्योग, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कृषि आधारित उद्योग है, ध्यान रखना। बायोडीजल उद्योग अभी जैसे वो फसल है ना, हो बा जो बा, जो फसल लेकर आए थे उसके ऊपर आधारित उद्योग है, लेकिन अभी राजस्थान में ये विकसित नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना। अभी इसकी कोई कारखाने की शुरुआत नहीं हुई है। ये सारे के सारे क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। इनमें से 2 चीजें ध्यान रखना, ये 2 उद्योग है ना, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, राजस्थान के ऐसे दोनों उद्योग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से उद्योग जो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है, तीनों क्षेत्र मतलब सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग पूछा जाए आपसे, तो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग तीनों क्षेत्रों में चलते हैं। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में चलने वाला उद्योग 2 ही है राजस्थान के। बाकी कोई तो निजी क्षेत्र का है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र का है, कोई सहकारी क्षेत्र का। लेकिन जो 2 उद्योग ऐसे हैं, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, जो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। देखो इसके आगे लिखिएगा, यह दोनों उद्योग
राजस्थान के तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है, तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। तीनों क्षेत्र समझो, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये है कृषि आधारित उद्योग। अपने लिखेंगे कृषि, ऊपर ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हो आप आराम से, ये कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार, नहीं सॉरी, कृषि आधारित ही पढ़ रहे हैं आपने पहले, है ना, क्योंकि कृषि से संबंधित गतिविधियां, कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं, तो लिखते हैं कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार। ठीक है, तो ये है कृषि आधारित उद्योग। सीधा सा प्रश्न आएगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, आधारित उद्योग नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, या तो मिलेगा शराब उद्योग, क्योंकि शराब रासायनिक उद्योग नहीं है, कृषि आधारित उद्योग है, और उसके अलावा बायोडीजल उद्योग। इनमें दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है सर्वाधिक ज्यादा। ध्यान रखना ये कृषि आधारित उद्योग है, इसकी अभी तक राजस्थान में कोई कारखाने की शुरुआत नहीं हुई है बायोडीजल उद्योग की अभी तक। ठीक है, लेकिन है ये कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों में हम अध्ययन करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जो राजस्थान का कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग। अब एक प्रश्न और बन गया कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा तो सूती वस्त्र उद्योग है। कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछे तो चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, हाँ चीनी उद्योग है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इतना गन्ना नहीं होता है हमारे, चीनी आधारित उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े कई कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन कई जगह चुकंदर से चीनी बनाना और ये कार्य चल रहे हैं, क्योंकि गन्ना है वो गन्ना अलग जलवायु है, क्योंकि गन्ने के लिए हमारे यहाँ राजस्थान के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है। जलवायु के बगैर हम गन्ना यहाँ पर फसल तो बो लेते हैं, लेकिन गन्ने के अंदर जो काटने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमने पढ़ा है बचपन में कि 24 घंटे में फैक्ट्री में पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी शर्करा की जो मात्रा होती है वो बहुत तेजी से घटती है। इसलिए ये उद्योग वहीं पर स्थापित होगा, चीनी उद्योग, जहां पर गन्ने की क्या होगी, खेती होगी, वहीं पर तो होगा। लेकिन हमें सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहले हमें पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग, बड़ा इंपॉर्टेंट उद्योग है, बड़ा उद्योग है। देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, लिखो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग है, सबसे पहले लिखेंगे कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग, राजस्थान की बात कर रहा हूं, कृषि आधारित उद्योगों में राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग। रेलवे के बाद, क्योंकि यहाँ तो रेलवे के अंदर सर्वाधिक क्या होता है, रोजगार होता है ना, रेलवे से रोजगार तो होता ही है, रेलवे से संबंधित जब रेल चलती है तो रेलवे से संबंधित सूती वस्त्र उद्योग है वो रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता उद्योग है। सूती वस्त्र मिले कहां कहां पर स्थापित हुई है, हम नहीं पढ़ते कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है, आधुनिक मैनचेस्टर शायद भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है, जहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का क्या हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है। उन उद्योगों को हम किस में लेकर आते हैं, उन उद्योगों को हम लेकर आते हैं, ध्यान रखना, कृषि आधारित उद्योगों के अंदर लेकर आते हैं। रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकी ना, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहले, ये तो एक तो बात हमें पता चल गई
अगर पूछा जाए, देखो सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम एवं परंपरागत संगठित उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग, राजस्थान का सबसे प्राचीन व परंपरागत संगठित उद्योग, संगठित उद्योग कौन सा उद्योग है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के अंदर एक चीज और ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता उद्योग, रेलवे के बाद राजस्थान में जो सर्वाधिक रोजगार प्रदाता उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। रोजगार प्रदाता उद्योग। अब फैक्ट लिख लो सबसे पहले, जरूरी है फैक्ट। फैक्ट इसी से संबंधित फैक्ट आपको लिखने हैं। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले, राजस्थान में सर्वाधिक सूती कपड़े की मिलें कहां पर स्थापित है? तो हमें पता है ये है भीलवाड़ा में। कहां पर स्थापित है? भीलवाड़ा में। इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को। फिर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें स्थापित होगी, उन्हीं को तो कहेंगे। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर। कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। इसको भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। अब्रक का राजस्थान में एकमात्र उत्पादन क्षेत्र भीलवाड़ा में ही होता है। और अब्रक 3 प्रकार से निकलती है, लेकिन राजस्थान में एकमात्र प्रकार से निकलती है रूबी अब्रक। ध्यान रखना, अब्रक 3 प्रकार की होती है, काली अब्रक भी होती है और एक गुलाबी अब्रक होती है, एक रूबी। तो राजस्थान में पूछा जाए कि अब्रक का कौन सा प्रकार निकलता है, तो रूबी अब्रक निकलती है। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो सर्वाधिक कारखाने होंगे। भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी, भी लिख लेना, वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, लिखो, इनको नोट करो फटाफट से। अब देखते हैं फिर राजस्थान में जो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती कपड़े के कारखाने कौन कौन से थे। ठीक है, लिखो फटाफट से इनको। लिखो सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में सूती वस्त्र के कारखाने। भाई स्वतंत्रता से पहले यानी भारत आजाद होने से पहले राजस्थान में सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित होया नहीं भाई। सबसे पहले राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में अजमेर में की जाती है, ब्यावर के अंदर, जिसका नाम था दी कृष्णा मिल्स। हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली सूती कपड़े की मिल कहां पर स्थापित की गई थी। तो हमें स्वतंत्रता से पहले पढ़नी है, तो सबसे पहले लिखते हैं कौन सी? 1 नंबर लिखो, दी कृष्णा मिल्स।
इसकी जो स्थापना है, उस स्थापना कहां पर की गई थी? ब्यावर। ब्यावर स्थान कहां पर है? अजमेर में। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी का नाम पहले आता है। सेठ दामोदर दास राठी प्रमुख है, वह कर्नल डिक्सन के द्वारा, कर्नल डिक्सन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके नीचे लिखना, राजस्थान की सर्व पहली सूती मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? दी कृष्णा मिल्स हो जाएगी। दी कृष्णा मिल या दी कृष्णा मिल्स। दी कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में स्थापना की गई थी, 1889 में की गई थी। 1889 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा की गई? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। और उसके अलावा उनके साथ में कौन थे? कर्नल डिक्सन, क्योंकि कर्नल डिक्सन ने शहर बसाया ब्यावर था। ठीक है, तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल पूछी जाए आपसे तो दी कृष्णा मिल्स हो जाएगी। उसके बाद में दी एडवर्ड मिल्स ब्यावर, दूसरी लिखो दी एडवर्ड मिल्स ब्यावर। दी एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर, ब्यावर पता चल गया कहां पर होगी? फिर अजमेर के अंदर होगी। सीधी सी बात है, ब्यावर, ब्यावर स्थान कहां पर है? अजमेर में। ये इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। फिर उसके बाद में आपसे पूछे जाएगी, ये स्वतंत्रता से पहले वाले लिखवा रहा हूं मैं सारी की सारी, ठीक है ना। फिर श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर कहां पर की जाएगी? इसकी स्थापना भी, इसकी स्थापना भी ब्यावर, ब्यावर स्थान कहां पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना भी अजमेर में की गई थी। इसकी स्थापना की जाती है 1925 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में दी मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, इंपॉर्टेंट है, दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। अब आपा सोचा मेवाड़ मतलब कट्ठा होगी, होगी उदयपुर में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए तो है, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना यानी राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व या तो 6 करेगी शायद मिल स्थापना करेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। 6 मिल्स की स्थापना की जाती है। दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता से पहले की है, 4 हो गई। 5वीं लिखते हैं, महाराजा उमेद मिल्स, महाराजा उमेद मिल्स, उमेद मिल्स। इंग स्थापना कट्ठा करी? इंग स्थापना करी पाली के अंदर, ठीक है। महाराजा उमेद मिल्स पाली, पाली के अंदर इसकी स्थापना की जाती है 1946 ईस्वी को की। महाराजा उमेद मिल की स्थापना 1942 ईस्वी को की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। ये स्वतंत्रता से पहले वाली है, सारी की सारी लिखते रहो। 6 नंबर मिल्स है वो हो जाएगी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, जिसकी 1946 है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? शार्दुल मतलब गंगानगर। कब की गई? 1946 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग रुक गई, तो ध्यान रखना राजस्थान में 6 सूती वस्त्र मिल स्वतंत्रता से पहले के कारखाने हैं ये। अब एग्जाम में क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता से पहले मिल संचालित नहीं थी? पहली और 6 की 6 ध्यान रखनी पड़ेगी। शार्दुल टेक्सटाइल मिल 1946 गंगानगर, महाराजा उमेद मिल्स पाली, पाली 1942। सिद्धि मेवाड़ टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और अपने क्या सोचेंगे? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल मेवाड़ में होगी, नहीं, 1938 में। भीलवाड़ा मिल्स महालक्ष्मी मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में 1925 में। और दी एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर में 1906 में। और दी कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर के अंदर पहली थी, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो वर्तमान में अगर थाने पूछ लिया संचालित सबसे प्राचीन मिल कौन सी है? प्राचीन मिलों में बाकी तो सारी बंद हो गई, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन मिलों में जो आज भी संचालित है इनमें से एक पर्सन ये आता है, तो सबसे संचालित मिल है उमेद मिल्स पाली वाली, बाकी सारी क्या हो गई? बंद हो गई है। अब आप सोचोगे
पुराणांगमा सारों संचालित आई है, बाकी सारी क्या हो गई, बंद हो गई है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान राजस्थान में संचालित सबसे प्राचीन मिल, नोट लगाकर लिखो, वर्तमान राजस्थान में संचालित सबसे प्राचीन मिल, सबसे प्राचीन मिल कौन सी है? तो ध्यान रखना ये हो जाएगी महाराजा उमेद मिल्स पाली। महाराजा उमेद मिल कहां पर है? पाली में। इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। याद रखनी है, संचालित पूछ या आम किसी आज चालन नागरी पुरानी जो कि वर्तमान में चालन नागरी महाराजा उमेद मिल से, तो कहां पर है? पाली में। अब उसके बाद में लिखेंगे, ये तो स्वतंत्रता से पहले की है, स्वतंत्रता के बाद में कहां कहां पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई थी, वो ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। तो लिखेंगे, अब नेक्स्ट लिखो, स्वतंत्रता के बाद संचालित, स्वतंत्रता के बाद संचालित सूती वस्त्र मिल्स। भाई स्वतंत्रता के बाद में कौन सी संचालित हुई? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है आदित्य कॉटन मिल्स किशनगढ़ अजमेर में। सबसे पहले किसको याद रखोगे? आदित्य कॉटन मिल्स, कॉटन मिल्स कहां पर हुई? किशनगढ़। देखो इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, इनको तो याद रखनी पड़ेगी सभी को, ठीक है। स्वतंत्रता का बाद का मां, ये स्वतंत्रता के बाद वाली है, वो स्वतंत्रता के पहले वाली लिखवाई थी, जब तक भारत आजाद को नहीं हुई, ठीक है ना। उसके बाद में श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स, श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स। एक चीज और ध्यान रखियो, स्वतंत्रता के बाद जितनी भी मिलें स्थापित हुई थी ना, वो निजी क्षेत्र में कार्यरत थी। तीन क्षेत्र बताए थे, सार्वजनिक, सहकारी, निजी। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जो भी सूती वस्त्र मिल हुई थी वो कौन सी क्षेत्र में संचालित थी? निजी क्षेत्र में संचालित थी, ठीक है। श्री गोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कोटा में, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे ध्यान रखना, उसके बाद में श्री विजय कॉटन मिल्स गंगानगर वाली, श्री विजय कॉटन मिल्स कहां पर है? विजयनगर। विजयनगर स्थान कहां पर है? श्री गंगानगर। कहां पर है? विजयनगर स्थान श्री गंगानगर में। श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर श्री गंगानगर में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स अब इंपॉर्टेंट है, राजस्थान टेक्सटाइल, देखो इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना सोच लियो भाई भीलवाड़ा के अंदर उसके नहीं, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स है, उसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, ठीक है। लिखो इनको, ये राजस्थान में संचालित बाद की मिलें है, ठीक है ना। हाँ, एक और लिखवा देता हूं, 5 मिल स्वतंत्रता के बाद की है ये, स्वतंत्रता के बाद संचालित सूती वस्त्र मिल्स। लिखो भाई, सारी की सारी कौन से क्षेत्र में है? ध्यान रखना, निजी क्षेत्र में संचालित है, निजी क्षेत्र में संचालित। अब कोई निजी क्षेत्र की होगी, कोई सार्वजनिक क्षेत्र की होगी, बिंग खातर पास शिपिंग फेड की स्थापना करीजिए। आगे पढ़ांगे बिंग बारे में भी। आगे नेक्स्ट लिखते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, यानी कोऑपरेटिव मतलब है सहकारी। राजस्थान कोऑपरेटिव यानी सहकारी मिल, सहकारी मिल्स। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? गुलाबपुरा। गुलाबपुरा स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान कोऑपरेटिव या सहकारी मिल्स की बात करता हूं मैं, तो ये भी निजी क्षेत्र में, कहीं आप सहकारी क्षेत्र में मान लो, ये भी कोऑपरेटिव मिल्स है, ये भी निजी क्षेत्र की है, ठीक है। आगे लिख ही देता हूं मैं कौन से क्षेत्र में संचालित है, कहीं आप इसको सोच लो कि भाई ये सहकारी क्षेत्र में, नहीं, ये भी कौन से क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र के अंदर संचालित की गई थी। अब देखो, ये तो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित मिलें थी,
स्वतंत्रता से पहले की पढ़ी, स्वतंत्रता के बाद की पढ़ी। अब एक चीज ध्यान रखना, 1965 में जो सूती वस्त्र उद्योग था, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था। 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। फिर जो सूती वस्त्र मिलें बनी थी वो सहकारी क्षेत्र के अंदर बनी थी। फिर कब क्या बनती है, सहकारी क्षेत्र के अंदर बनती है, ध्यान रखना। तो इनको दर्जा कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इनको दर्जा दिया जाता है 1965 में। तो आगे लिखते हैं कि 1965, देखना आवाज सेट है क्या, हेलो हेलो, हाँ सही। आगे लिखते हैं 1965 में, इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर लिखना कि 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को कौन सा दर्जा दिया गया, सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भाई 1965 में इन कौन सा क्षेत्र में दर्जो दियो, सहकारी क्षेत्र के अंदर दर्जो दे दियो, ध्यान रखियो, ठीक है नी। तो सहकारी क्षेत्र में दर्जो देवता का सागर 3 सूती वस्त्र मिलें सहकारी क्षेत्र में संचालित हुई थी। कितनी, 3 सूती वस्त्र मिल्स कौन से क्षेत्र में संचालित हुई, सहकारी क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में संचालित हुई। कितनी, 3 हुई, ठीक है। अब 3 कौन सी हुई, वह अपन ध्यान रखनी जरूरी है, जो सहकारी क्षेत्र में चली थी, ध्यान रख लेना। लगभग पहली 1965 में सहकारी क्षेत्र में पूछी जा सकता था ना, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, लेकिन राजस्थान कोऑपरेटिव या सहकारी मिल्स गुलाबपुरा वाली ये निजी क्षेत्र की है, ध्यान रखना, ये निजी क्षेत्र की है। लेकिन राजस्थान में पूछी गया तो 3 जबकि मिल ही सूती वस्त्र मिल जबकि सहकारी क्षेत्र में संचालित हुई। तो वह पहली पूछी जा राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स आकट स्थापना हुई। इनकी स्थापना थे बता दी 1965 में हुई, लेकिन गुलाबपुरा भीलवाड़ा में हुई थी। कहां पर हुई थी, गुलाबपुरा स्थान कहां, भीलवाड़ा। कब की गई इसकी स्थापना, तो 1965 में की गई थी। क्योंकि 1965 में किसका दर्जा दिया गया है, देखो 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो 3 मिलें होगी स्थापना, पहली होगी। दूसरी की बात करूं तो गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, लिख सकते हो गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। तो गंगानगर को नाम आ गया तो गंगानगर में ही होगी, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ में, ठीक है। उस वक्त तो कहां पर थी, गंगानगर में, लेकिन वर्तमान में ये कहां पर आई, वर्तमान में आई थी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हो गया, तो वर्तमान में कहां पर आ जाएगी, हनुमानगढ़। इसकी स्थापना कब होती है, भैरव सिंह शेखावत के समय 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 3 नंबर ध्यान रखियो, गंगानगर हो गई। उसके बाद गंगापुर है, ठीक है ना, गंगापुर के बारे में बात करते हैं। गंगापुर, अब गंगापुर तो नाम ही पता चल गयो, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, इसकी स्थापना गंगापुर भीलवाड़ा में की गई थी और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कहां पर की जाती है, गंगापुर स्थान का भीलवाड़ा। कोमा का मतलब ये है, यहीं पर यहीं लिखना है, सहकारी कताई मिल्स, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र की बात करें अपने, सहकारी क्षेत्र कितनी मिनट की होगी, सहकारी क्षेत्र की बात करें तो ये सहकारी क्षेत्र में 3 सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई है, ठीक है ना। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, जो पहली है 1965 में की गई। फिर दूसरी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स नहीं, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स गंगानगर में, वर्तमान हनुमानगढ़ में 1978 में। और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स की स्थापना गंगापुर भीलवाड़ा में की गई थी, 1981 में की गई थी, ठीक है ना। बिल्कुल, इनको लिखिएगा, फटाफट से नोट लिखिएगा।
आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं। अब क्या हुआ, 1965 में तो किसका दर्जा दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1974 में सूती वस्त्र उद्योग को दे दिया सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा। ध्यान रखना, 1974 में सूती वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को किसका दर्जा दिया, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा मिल गया। मैंने क्या कहा था आपको, क्षेत्र का दर्जा। तीनों क्षेत्रों में संचालित है कि नहीं है, निजी पहले लिखवा दिया आपको, फिर उसके बाद में कौन सी लिखी हमने, निजी के बाद में अभी हमने पढ़ा कि 1965 के अंदर इस सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा मिला, और 1965 के बाद में 1974 में सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा मिल गया। सार्वजनिक उद्योग का जब दर्जा मिला तो 3 मिल है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के 3 मिलों का राष्ट्रीय वस्त्र, जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम था, उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर दिया जाता है उन्हीं 3 मिलों का, जो पहले चल रही है उन्हीं मिलों को। ऐसा नहीं है कि नई मिलें खुलेगी अब, नहीं, उन्हीं मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र जो निगम है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण उनके द्वारा स्थापित कर दिया जाता है कि भाई अब हम चलाएंगे उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1974 की बात करें तो 1974 में सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, इनमें 3 मिलें, कितनी मिलें स्थापित की गई, सूती वस्त्र उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में 3 मिलें स्थापित की गई, 3 मिलें स्थापित की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी मिलें स्थापित की जाती है, 3 मिलें स्थापित की जाती है। पहले की बात करूं, दी एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर, दी एडवर्ड मिल्स कहां पर है, ब्यावर, पढ़ी नहीं आप, स्वतंत्रता से पहला फ्लूइड कारखाना सूती वस्त्र उद्योग को, अजमेर। दूसरी की बात की जाए, एक तो ये हो गई, दूसरी श्री महालक्ष्मी मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स, ये कहां पर है, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर में हो जाएगी। तीसरी की बात करा तो तीसरी हो जाएगी श्री विजय कॉटन मिल्स, श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर, गंगानगर। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर, गंगानगर में इसकी स्थापना, इन तीनों को क्या किया गया था, इनको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, सार्वजनिक हो गई, सहकारी भी हो गई, निजी भी हो गई, तो अब इनके ऊपर गड़बड़ी होने लग गई भाई। अब बोले अब क्या करियो जावा भाई, बोले तो अब क्या करा भाई, अब तो समस्या हो गई। फिर बोले तो क्या करी जावा, तो बोलिया बोलिया जयपुर के अंदर 1993 के अंदर एक शिफन फेड की स्थापना करी जाए। मैंने अभी आपको लिखवा दिया ये बातें तो, कि कृषि आधारित उद्योगों में ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग और जो चीनी उद्योग है वो तीनों क्षेत्रों में संचालित है, ठीक है, ध्यान रखना। तो राजस्थान में निजी और सहकारी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र कारखाने थे उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। भाई निजी अलग हो गया, सार्वजनिक अलग हो गया, तो उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिफन फेड की स्थापना की जाती है 1993 जयपुर में। तो अपने नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि राजस्थान में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिफन फेड की स्थापना जयपुर में की गई, जयपुर में की गई। शिफन फेड की फुल फॉर्म लिखांगा आप के हुए कि नहीं हुए। तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिफन फेड की स्थापना जयपुर में की जाती है। कब की जाती है, तो 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। अप्रैल फुल बनाया, 1 अप्रैल 1993 ईस्वी को की गई थी, ठीक है, ध्यान रख लेना। ओके, तो लिखो इनको फटाफट से। देखो शिफन फेड क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिखवाता हूं।
देखो आगे लिखते हैं अपने शिपनफेड है उसके फुल फॉर्म लिखते हैं। इसकी स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1993 को की जाती है। अब जो शिपनफेड की स्थापना की गई थी ये होता क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी शिपनिंग एंड जिनिंग मिल संघ। राजस्थान राज्य सहकारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी शिपनिंग एंड जिनिंग मिल संघ, शिपनिंग एंड जिनिंग मिल संघ, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? सीधे से पूछा गया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भाई शिपनफेड की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1993 को। कहां पर की जाती है? जयपुर में। आगे देखते हैं। अब इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना होने के कारण क्या हुआ कि जो 3 सहकारी एवं 1 निजी क्षेत्र की जो सूती विस्तर मिले थी उनको मिला दिया गया था। इसमें जो शिपनफेड के अंतर्गत जो संचालित की गई थी वो कौन कौन सी मिले थी? इसकी स्थापना के बाद में 3 तो जो पहले सहकारी क्षेत्र के अंदर चल रही थी और 1 निजी क्षेत्र के अंदर जो मिल चल रही थी उनको मिलाकर इसकी क्या की जाती है? शिपनफेड की स्थापना की जाती है। तो देखते हैं इसमें किस किस की स्थापना हुई थी। तो इसमें 3 कौन सी क्षेत्र की हो जाएगी? 3 तो हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना, सहकारी क्षेत्र की और 1 हो जाएगी निजी क्षेत्र की। 3 सहकारी क्षेत्र व 1 निजी क्षेत्र की मिल मिलाकर इसकी क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई, ध्यान रखना। इनकी स्थापना करी थी कौन सी मिला के? 3 तो है निजी सहकारी क्षेत्र की और 1 है निजी क्षेत्र की। कौन कौन सी सहकारी क्षेत्र की थी और 1 निजी क्षेत्र की कौन सी? उनको भी लिख लेते हैं। फिर इसकी स्थापना की जाती ताकि ये इनके ऊपर क्या कर रख सके? शिपनफेड है वो नियंत्रण रख सके। तो जो निजी क्षेत्र की थी वो कौन सी थी? राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा। राजस्थान सहकारी क्षेत्र की नहीं है, मैंने क्या कहा था? कोऑपरेटिव, ठीक है ना, निजी क्षेत्र की है। राजस्थान सहकारी मिल्स कहां पर थी? गुलाबपुरा में। ये तो थी निजी क्षेत्र की। गुलाबपुरा स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा। ये तो 1 आ जाएगी कौन सी क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की। बाकी 3 आ जाएगी सहकारी क्षेत्र की। तो 3 सहकारी क्षेत्र की और कौन कौन सी है? राजस्थान सहकारी मिल्स, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स आ जाएगी एक, तो कताई मिल्स। तीनों लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? अभी लिखवाई थी ना। तो ये कहां पर हो जाएगी? गुलाबपुरा में ही हो जाएगी। ये भी गुलाबपुरा, ये सहकारी क्षेत्र की है। गुलाबपुरा स्थान भीलवाड़ा में। फिर उसके बाद दूसरी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। श्री गंगानगर जो वर्तमान में हनुमानगढ़ में है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहां पर थी? श्री गंगानगर में, वर्तमान हनुमानगढ़ में, ठीक है। तीसरी की बात करा तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? एक बन जाएगी गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। इनको मिलाकर किसकी स्थापना की जाती है? गंगापुर कहां पर आ जाएगी? गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर में ही, गंगापुर में। इनको मिलाकर किसकी स्थापना की जाती है? शिपनफेड की स्थापना की जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान सहकारी यानी कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा वाली है वो कौन से क्षेत्र में संचालित है? तो ध्यान रखना ये है वो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र में संचालित है। ये इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ठीक है। और लिख लेना इसको भी फटाफट। ये था आपका सूती वस्त्र उद्योग जिसकी सारी मिल्स वगैरह सारी बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट उद्योग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चुन्नी उद्योग को आगे के उद्योग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।